Belief and Buildings. Class 12th, subject History. Book is Themes in Indian History 1. Chapter 4th. Chapter name is Thinkers, Beliefs and Buildings. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. आज आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इन चैप्टर्स के थ्रू और हम एक लेवल हायर जाएंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में. ठीक है. चैप्टर का फोकस क्या रहेगा? चैप्टर आपको जैनिज्म के बारे में बताएगा, बुद्धिज्म के बारे में बताएगा, थोड़ी डीप चीज़ें होंगी और थोड़ा सा वैदिक सिस्टम के बारे में भी बताएगा. लेकिन जैनिज्म बुद्धिज्म से होते हुए ये आ जाएगा पौराणिक सिस्टम पे. पौराणिक सिस्टम जो हिंदू ट्रेडिशन को बताएगा. इसमें हमारा आज के चैप्टर में फोकस स्तूपास पे रहेगा और स्तूप के बारे में कुछ और थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें पिछले लेक्चर के कंपैरिजन में. कुछ जिक्र बिल्डिंग्स का भी होगा और कुछ टेक्स्ट भी हम आज स्टडी करेंगे. तो बस इन सारी चीज़ों के थ्रू हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे. देखिए, जब वर्ल्ड लेवल पर 500 BC का पीरियड था तो काफ़ी तरह के चेंजेस आए पूरे वर्ल्ड लेवल पर. ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया में चेंजेस आए. ये पीरियड ऑफ सोशल रिलीजियस अपहीवल है पूरे वर्ल्ड लेवल पे. अगर हम देखें तो यही वो टाइम था जब ईरान में, अब ये मैच द कॉलिंग में क्वेश्चन आता रहता है, जब ईरान में मैंने आपको बताया जरथुस्ट्रा, जरथुस्ट्रा हुए. यहीं से पारसी निकले हैं, पर्शियंस, तो नाम है पारसी. ये सिस्टम यहाँ से आता है, पारसी कल्चर. इसी समय में देखें तो चाइना जो हुआ करता था, कॉन्गजी हुए हैं, कॉन्गजी, कन्फ्यूशियस. तो कन्फ्यूशियस सिस्टम जो है वो इसी समय में हुआ. इसके अलावा अगर हम बात करें तो यही समय है जब ग्रीस में डिबेट्स और डिस्कशंस का पीरियड चल रहा है. सुक्रेट आ रहे हैं, प्लेटो आ रहे हैं, एरिस्टोटल आ रहे हैं. ये वहाँ के थिंकर्स हैं बहुत स्ट्रांग. और इसी समय में इंडिया में बुद्ध भी हुए हैं, जिन्हें हम महात्मा बुद्ध कहते हैं या गौतम बुद्ध कहा जाता है. और महावीर जैन भी हुए हैं. बहुत से और भी थिंकर्स हुए हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली क्योंकि दो रिलीजन्स इनसे माने जाते हैं इसलिए इनका जिक्र है. कौन सा पीरियड है ये और इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो वर्ल्ड लेवल पर हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है. जो ह्यूमन है वो इस पीरियड से 1000 ईयर्स बैक अगर हम जाएं तो 1500 BC की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्लाइमेटिक वेरिएशंस की वजह से काफी तरह के ज्योग्राफिकल और नेचुरल चेंजेस आ रहे हैं. क्रॉपिंग पैटर्न में, ग्रासलैंड्स के ऑब्जर्व होने में, ये जो नेचर में कई तरह के रिपीटेड चेंजेस आते हैं वेदर में, उसी सीक्वेंस में एक चेंज का पीरियड ये भी था. तो ऐसे में आप देखेंगे यूरोपियन ग्रासलैंड्स एंड यूरोपियन फॉरेस्ट लैंड है और उसके बिल्कुल ईस्टवर्ड और इंडिया के नॉर्थ वेस्टवर्ड सेंट्रल एशियन रीजन्स हैं. यहाँ के ग्रासलैंड्स काफी यूनिक बिहेवियर कर रहे हैं. तो ये सारा का सारा जो ग्रासलैंड रीजन्स है, यहाँ से काफी सारे ट्राइब्स जो हैं उनका ओरिजिन होगा इस टाइम पर और वो अलग अलग एरियाज में जाएंगे और खुद को सेटल करेंगे. उन ट्राइब्स के डिफरेंट एरियाज में जाना, तो यहाँ से आप एक चीज देखिए, एक नई प्रोसेस की बिगिनिंग होती है. जब भी आप किसी नई जगह पर जाते हैं आप एक तरह से कैटलिस्ट का काम करते हैं. क्योंकि आप यहाँ से दिल्ली जाइए, जो पर्सन दिल्ली में है वो दिल्ली को उतना स्पीड नहीं दे सकता जितना मोमेंटम आप दिल्ली को देंगे, क्योंकि आप ऑल इन ऑल सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे एक बार में. आपको वहां जाके घर भी चाहिए तो आप मोबिलाइज करेंगे घरों का सेक्टर, होम सेक्टर. आपको वहां जाके फूड चाहिए तो आप फूड सेक्टर को, आपको क्लॉथ चाहिए क्लॉथ सेक्टर, एवरीथिंग यू नीड तो आप उस सेक्टर को एक्टिवेट कर देंगे. इसी तरह से आपके साथी यहाँ से कुछ हैदराबाद गए, बेंगलोर गए, जहां भी हम किसी नई जगह पे जाके खुद को प्लेस करना चाहते हैं हम वहां पे एक डायनामिक इंड्यूस कर देते हैं, मोमेंटम इंड्यूस कर देते हैं और बहुत फास्ट कर देते हैं वहां का सिस्टम. और हमारे लिए उस टाइम वहां जाकर के सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट. नाउ आई एम टेलिंग यू द डीप एस्पेक्ट्स व्हाई इंद्रा, व्हाई ब्रह्मा वाज इंपॉर्टेंट. तो हमारे लिए किसी भी पॉइंट पे जाकर के
दैट सर्वाइवल इज द फर्स्ट थिंग ना, वी नीड सर्वाइवल. तो सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट. तो फॉर द पर्पज ऑफ सर्वाइवल वी नीड फूड फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड शेल्टर, we need after that cloth. These things are very important. After that हम spiritualism के बारे में सोचेंगे. First of all we need that. तो इसको गेन करना है. इसको गेन करने के लिए at any cost we need to do anything. तो फूड चाहिए, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपको फॉरेस्ट क्लियरिंग करना है, आपको एग्रीकल्चर करना है. आपको क्लॉथ चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स और बाकी चीजें, उनकी हाइट्स चाहिए, उनकी स्किन्स चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. आपको शेल्टर चाहिए, तो आप या तो केव्स और बाकी चीजों का सहारा लेंगे, या फॉरेस्ट और ट्रीज और उनकी कैनोपीज से घर बनाएंगे, या धीरे धीरे आप लैंड एरियाज जहां एग्रीकल्चर कर रहे हैं, बिकॉज फॉरेस्ट में आप वो नहीं कर सकते, तो जहां एग्रीकल्चर कर रहे हैं वहां पे आप हाउसेस बिल्डअप करेंगे. बट ये पक्के नहीं रहेंगे घर. लुक एट द हाउसेज ऑफ गुजर्स, ये कच्चे घर सेटलमेंट्स रहेंगे, इसलिए तो इनके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं. ये क्या रहेंगे, ये थैचेस रहेंगी, या आपने खेतों में रिक ऑफ हे देखे होंगे, मूसड़ बंदे देखे होंगे, तो ये थैचेस रहेंगे, ये कच्चे घर. टप्परी वासी सुना होगा आपने, ये टप्पर होंगे, टप्परे, तो टप्परियां बनाएंगे, रहेंगे. लेकिन इस टाइम पे इनकी सबसे बड़ी जरूरत है खाना. एवरीथिंग दे वांट टू कंज्यूमशन बेस्ड सोसाइटी. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, द मटीरियलिस्ट सोसाइटी, द मटीरियलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इनको अपनी सर्वाइवल के लिए मटीरियलिस्ट सोसाइटी चाहिए, जो ये कह रहा है कि जरा मरण को छोड़, मतलब जन्म हुआ पहले, फिर मृत्यु आएगी, फिर इस जन्म का कर्म, फिर अगले जन्म का कर्म. आई वॉन्ट मटीरियलिस्टिक लाइफ, जो है आई माई सेल्फ, आई वॉन्ट एवरीथिंग फॉर द सर्वाइवल. ये चल रहा है. अब जब ऐसा चलेगा तो ऐसे में नाउ एवरीवन नीड समथिंग, सबको कुछ कुछ चाहिए. तो जब हर किसी को कुछ कुछ चाहिए तो फिर क्या होंगी, फाइट्स, कन्फ्रंटेशंस होंगी. सभी तो कंज्यूम ही करना चाहते हैं, तो कन्फ्रंटेशन स्ट्रांग होंगी. और फिर जिसकी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रांग है, जिसके स्किल्स ज्यादा स्ट्रांग हैं, और जिसको सपोर्ट ज्यादा है अपने किन्समैन का, अपने क्लैन का, जिसकी स्ट्रेटजीज ज्यादा शार्प हैं, तो वो सर्वाइव करना शुरू करेगा और फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, स्ट्रांग होने लग जाएगा. और जब वो इस बेसिस पे स्ट्रांग होने लगेगा, तो वो क्लैन, वो ट्राइबल ग्रुप, वो स्ट्रांग हो जाएगा. वो लैंड्स परमानेंटली फॉर द पेरेनियल सर्वाइवल ऑफ देम एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स, बिकॉज दे आर फेसिंग हार्डशिप्स. वो दे डोंट वांट कि हमारे ऑफस्प्रिंग्स को भी हार्डशिप्स फेस करनी पड़े. यही तो आपकी भी आज टेंडेंसी होती है. आप अपने मदर फादर को देखेंगे, देवर लाइक वांडरर, या फिर दादा दादी को देखना, ये देवर लाइक वांडरर, वो घूमते रहते थे. और लेकिन आपके मम्मी पापा को उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ दी, वो आपको डबल सेटल्ड लाइफ दे रहे हैं. घर के साथ 2 प्लॉट, 2 एफडीआं, ये वो ऐसा करेंगे कि बच्चा ना ये सब फेस करे. तो अब ये क्या कर रहे हैं, दे वांट लैंड, सेटिंग देयर फुट ऑन द लैंड, तो सेट हो रहे हैं. तो जनों का पीरियड चेंज होता है जनपद में, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड. जब भी ये प्रोसेस बिगिन होगा, ये होगा. नाउ यू नीड सिक्योरिटीज ऑफ द लाइफ, और सिक्योर होने लग जाएंगे. फिर अगर आपने कभी पॉलिटिक्स देखी हो, तो पॉलिटिक्स में एक चीज होती है, जैसे किसी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने या बादल ने आना हो, तो हम तो कॉलेज में थे, तो हमें कॉल आया था कि रैली पुगता नहीं है, और मेरी ड्यूटी या किसी की ड्यूटी कितने, तू 100 मुंडे लेके आने, उसने 200 लेके आने, उसने 500. अब ऐसे में जो 25-30 हजार लेके जाता था, उसकी चढ़ाई होती थी. कैप्टन अमरिंदर सिंह या प्रकाश सिंह बादल उसे देख रहा था, 50,000 मुंडा लेके आया. अब 50,000 लड़का लेके आया है तो सेलेक्ट, फिर वो डिस्ट्रिक्ट प्रभारी, फिर डिस्ट्रिक्ट से वो स्टेट प्रभारी, फिर स्टेट से धीरे धीरे सीट, एमएलए की टिकट, क्योंकि नजरों में आ गया. अब ये पीरियड है जिस पीरियड में आप इसी तरह से, सबसे इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को फैसिलिटेट कराने के लिए इनेबलिंग ग्राउंड्स क्रिएट करना. इनेबलिंग ग्राउंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को चलाना. सोसाइटी कैसे चलेगी, सोसाइटी के चलने का तरीका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी करो. आज भी अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं, तो ये कहा जाता है कि जब सोसाइटी स्टैंड स्टिल है, स्टेगनेंट है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. जैसे कोई ब्रिज बनाओ, कोई सड़क बनाओ, कोई डैम बनाओ. इससे क्या होगा, सीमेंट की दरकार होगी, रेता, बजरी, मिट्टी, और फिर वर्कर की दरकार होगी. तो वो सेक्शन को आप बुलाएंगे, उसके हाथ में पैसा देंगे, तो उसके पास पैसा आएगा, तो वो इकोनॉमी को चला देगा. और इकोनॉमी जब चल पड़ेगी, वो डिमांड क्रिएट करेंगे, तो फिर प्रोडक्शन चल पड़ेगी, प्रोडक्शन साइकिल. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी करो, प्लीज स्पेंड इट. तो यज्ञ विधि करो, कर्म कांड, इन्वेस्टमेंट करो. एवरीथिंग इज स्टैग्नेंट. सोसाइटी को चलाना है, रोजगार देना, डाइवर्सिफाइड सेगमेंट से सबको रन करना है. तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी उस टाइम पे क्या हो सकता है, इनेबलिंग ग्राउंड क्या हो सकता है, प्लीज क्लियर द फॉरेस्ट फर्स्ट, प्लीज इनेबल द ग्राउंड फॉर द एग्रीकल्चर.
सारे सेगमेंट जिनके पास पशु गाय ये वो एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, उनका दूध कितना पी लें, वो सबके पास गाय गाय, उनका दूध, उनका खीर, उनकी घी, उनका उनका मटेरियल, प्लीज कंज्यूम इट एट समवेयर, उसको लो ना, डिमांड क्रिएट करो, तो यज्ञ आयोजन होगा फिर। और भव्य यज्ञ में घी, भव्य यज्ञ में दही, दूध से जुड़ी वस्तुएं डाली जाएंगी तो उनका सामान बिकेगा, फिर उससे डिमांड क्रिएट होगी और उनके प्रोडक्ट्स जब सेल होंगे तो उनके पास जब पैसा आएगा तो वो इस इनेबल्ड एग्रीकल्चर से जो फॉरेस्ट काट के किया है उसे कंज्यूम करेंगे, मार्केट चलेगा, और इस तरह से मार्केट सर्वाइवल सिस्टम है। तो जो सबसे भव्य यज्ञ करेगा, कर्म कांड सबसे भव्य करेगा, वो धीरे धीरे प्रोमिनेंट पर्सन होता जाएगा। ही इज द एक्चुअल फैसिलिटेटर ऑफ द सोसाइटी, ही इज द एक्चुअल इनेबलर ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमी को सर्वाइव इसने कराया है। तो धीरे 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 जो पुरोहित है वो देखेगा कि इज कंसिस्टेंट, इज वेरी कंसिस्टेंट एंड इज वेरी कांस्टेंट इन द यज्ञ सिस्टम, तो वो उसको लेजिटिमेट करेगा कि नाउ ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो रूल कर सकता है, इट्स अ काइंड ऑफ रूलर, तो वो किंग बनेगा। और धीरे धीरे किंग सिस्टम डेवलप होगा बहुत स्ट्रांग, और इस तरह से आप किंग बनेंगे, नजरों में आएंगे समाज के, और आपके ऊपर मोहर लगेगी पंडित की। तो ये पीरियड है, दैट पीरियड इज अ लेटर वैदिक पीरियड, जब बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं, इनेबल हो रहा है ग्राउंड, फैसिलिटेट हो रहा है, मार्केट चल पड़ी है, उद्योग धंधे धीरे धीरे, थोड़े थोड़े क्राफ्ट वर्कर आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा क्राफ्ट वर्क भी नजर आना, पॉटरी बनने लग जाएगी, एग्रीकल्चर हो रही है तो पॉटरी नजर आ रही है, उसमें पॉटरी भी सामान भी जाने लगेगा, पेंटेड ग्रे वेयर, इस तरह की चीजें आने लग जाएंगी। ये सारा सिस्टम चल रहा है, 300-400 साल हो रहे हैं, और अब इसमें एक ड्रास्टिक जबरदस्त चेंज आएगा। रोको, चेंज होगा, और 500 ईयर्स हो गए हैं हमें इस तरह के कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर में, जहां पर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं किया जा सकता था अगर ड्यूटीज डिवाइडेड ना होती हाई लेवल पर। और ड्यूटीज को डिवाइड करने के लिए एक बड़ा सेगमेंट हर पर्टिकुलर फील्ड्स में चाहिए था। तो लेटर वैदिक पीरियड में ये कंसेप्ट आए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया गया, कहा गया कि ये जन्म पर आधारित है, बर्थ के बेसिस पर ही ब्राह्मणा है, क्षत्रिय, क्योंकि हर सेगमेंट में हमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल चाहिए था। तो ब्राह्मणा का ग्रुप्स बना, क्षत्रिय का ग्रुप बना, वैश्य बना, शूद्र बना, ये सिस्टम बनते रहे। लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हम 600 बीसी में, 500 बीसी में एंटर होते हैं, क्योंकि अब वो इकोनॉमिक प्रोसेसेस के थ्रू हाई लेवल पे वेल्थ एकोमुलेट हो गई है पहले दो सेक्शंस के पास, और वो है ब्राह्मण और क्षत्रिय। दूसरा, हाई लेवल पे नॉलेज एकोमुलेट हो गई है दोनों सेक्शंस के पास, इससे आ गया है एरोगेंस। और हाई लेवल पे एक मिस्टेक जो उनके माइंड में आ गई है कि ये डिवाइन ऑर्डर है, ये तो डिविनिटी है, ये सेगमेंटेशन, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो दैवीय है, इसमें हम क्या करें। और अगर ये दैवीय है, डिवाइन ऑर्डेन है, तो हमें तो वही बिहेव करना है जैसा देवताओं ने कहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से अब सोसाइटी जो है सफर कर रही है, फाइट्स, बैटल्स, रेकलेस। वो वैश्य वर्ग, उसका ट्रेड एंड कॉमर्स सफर कर रहा है। हाई लेवल पर जो बड़ी सोसाइटीज है, जो पैलेसेस हैं, वो ये देख पा रहे हैं उनमें जो वुमेन है कि रिस्पेक्ट हाईली डिग्रेड हो गई। जो कस्टम्स और मैनर्स पहले कलेक्टिवली निभाए जाते थे ऋग्वैदिक पीरियड में, फैमिली मिलकर के सारा काम करती थी, फैमिली मेंबर्स करते थे, वो लेटर वैदिक पीरियड में आकर के फैमिली का हेड करने लगा, और वही यज्ञ पूजा विधियां फैमिली के बेटरमेंट के लिए वो अकेला करता है। आज भी आप देखेंगे आपकी फैमिली से आपके पापा या कोई चले जाते हैं, पूजा करते हैं या कुछ भी करते हैं पूरी फैमिली के नाम पर, सारी फैमिली कलेक्टिवली बैठ के यज्ञ और इस तरह की चीजें नहीं करती है, ये सिस्टम है। तो वो करने लगे हाई लेवल पर। इसकी वजह से ऑटोमेटिकली फैमिली यूनिट जो होता है उसका मेन बेसिस जो वुमेन रहती है, वुमेन डिग्रेड होने लगी और वो पीछे की तरफ चली गई। समाज में कुछ ऐसी चीजें डेवलप हुई कि अब एक सेगमेंट को ये मान लिया गया कि इतने समय से ये पेरेनियली सफर कर रहा है और सर्विट्यूशन की पोजीशन पर है, सर्विट्यूड करता है हमें, अल्टीमेटली अब ये दरिद्रता में है और इसके पास अब उतना कैलिबर या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कि अब इस सिचुएशन से ये ऊपर उठे भी, अगर इसे फैसिलिटेट भी कराया गया तो फिर उसको उसी जगह पे रहने दिया जाए। उसके लिए ड्यूटीज डिसाइड की जाएंगी कि वो क्या करे और किस तरह से अपनी लाइफ जिए। तो ये ब्रह्म शास्त्रों का पीरियड आएगा, 500-600 का पीरियड आएगा, क्योंकि नए तरह के थॉट्स आएंगे लोगों के मन में। लोग सवाल करेंगे कि एक्चुअल पर्पस क्या होता है सोसाइटी का, एक्चुअल पर्पस क्या है लाइफ का। तो दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना आप, एक होती है प्रकृति, और वुमेन ऑलवेज प्रकृति की फॉर्म में परसीव की गई है, और वुमेन पहले आई है ऐसा कहते हैं, मैन बाद में आया। मैन क्या है, वुमेन का थॉट है। मैन इज अ काइंड ऑफ सोल, अ थॉट, माइंड, मन। तो मनु आपने देखा बहुत बाद में है, मनु।
तो कंसेप्ट इज कि जो प्रकृति है ये बोर्ड है. प्रकृति इज अ काइंड ऑफ बोर्ड. दिस वाइट बोर्ड एक बहुत बड़ा कैनवास है, और इस कैनवास को मैं कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ. बहुत सुंदर माउंटेन्स और बर्ड्स बना सकता हूँ, और बहुत हौच पौच भी कर सकता हूँ. तो ऐसा माना जाने लगा कि प्रकृति पे संस्कृति, ये संस्कृति है जो हमसे आती है. संस्कृति इज अ सोशल ऑर्डर, संस्कृति इज अ ट्रेडिशन, इट इज अ कल्चर. और कल्चर वो होता है जो नेचर से नर्चर होके आता है, और नेचर इज अ परमानेंट एस्पेक्ट, प्रकृति इज अ परमानेंट एस्पेक्ट. प्रकृति पे संस्कृति आती है. आप अपनी प्रकृति को कंज्यूम करके संस्कृति में आते हैं. आप सॉइल को कंज्यूम कर रहे हैं, रिवर्स के वाटर को कंज्यूम कर रहे हैं, वेदर को कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक संस्कृति का जन्म हो रहा है गांव का. पर गांव के पहले वहां पे भूमि थी, जंगल था, रिसोर्सेज थे, वही मिनरल्स वहां थे, वही ट्री वहां थे, वही रिवर वहां फ्लो करती थी. लेकिन आप वहां आए, अपने प्रकृति को कंज्यूम किया, और वहां पे कैनवास पे एक प्लानिंग, एक प्लॉटिंग की, और वो जो आपने ड्राइंग की है वो संस्कृति है. अब वो आप कैसी कर सकते हैं वो आप पर है. आपने बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग की, एक बहुत अच्छा विलेज है, बहुत प्यार से रिवर को कंज्यूम कर रहा है, माउंटेन्स को यूज कर रहा है, अर्थ को दर्द नहीं दे रहा है. सबसे पहले सरफेस पे वो जो कॉपर मेटल आराम से ले लिया, धरती को फाड़ा नहीं अंदर तक आयरन लेने के लिए. नाउ देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द कैनवास ऑफ प्रकृति. संस्कृति इज वेरी हैप्पी, बट डे बाय डे यू आर एनक्रोचिंग द रिवर चैनल, डे बाय डे यू आर डिग्रेडिंग द माउंटेन्स, डे बाय डे यू आर रेकलेसली कटिंग द ट्रीज. नाउ आपका उस कैनवास पे आपका पेंटिंग चेंज हो रहा है, और आप हाई लेवल पे चेंज कर रहे हैं प्रकृति को. नाउ संस्कृति इज हर्टिंग द प्रकृति. तो आप देखिए कि आप जिस कैनवास पे खुद को ड्रॉ कर रहे हैं, आप उस कैनवास को ही एंड कर देंगे तो आपकी पेंटिंग भी तो नहीं रहेगी. प्रकृति ही एंड हो गई तो संस्कृति कहाँ से रहेगी. ये क्वेश्चन आ गया 500 बीसी में कि ये किस तरह का एक्सप्लॉयटेशन है, ये कैसा मटेरियल वर्ल्ड है. सिर्फ कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड कंजम्पशन इज इंपॉर्टेंट. Only desire is important, only lust is important. You are desiring for the sun, you are desiring for the palace, you are desiring for the territory, you are desiring for the wealth, you are the king, you are now the brahmana, you are desiring for the yagya, you are desiring for the offerings, you are desiring for the gifts, you are desiring for the more new rules. Vaishya, you are desiring for the trade, you are desiring for the commerce. Where is the basic aspect? Prakriti. Prakriti से आया है basic original product of Prakriti, the human. Now, what is the concept of human? What is actually truth? What is actually real life? ये सारे सवालों ने तंग कर दिया ये 500 बीसी में, और उन्हीं सवालों से पूरे वर्ल्ड में ये चीज निकल करके आई. ये पूरे वर्ल्ड का कॉमन फिनोमेना था कि हमने प्रकृति के कानवास पे ये कैसी संस्कृति ड्रॉ कर दी. क्या यही संस्कृति है, ऐसे ही लाइफ सर्वाइव करेगी? तो व्हाट अबाउट दीज पीपल, इनका क्या है फिर, इनका क्या कसूर था, ये शूद्रास और ये लोअर रैंक ऑफ द पीपल. फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द वुमेन, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द, नॉर्मली अगर हम देखें तो फीमेल ऑर्गन, फीमेल सेक्स, इसका क्या इशू है, इसको क्यों नहीं आप बर्थ दे रहे हैं, या इसको क्यों नहीं आप कंटिन्यू करा रहे हैं, या इसकी डिमांड अब क्यों नहीं है. और इसी तरह से अगर चलता रहेगा तो क्या पेरेनियली फीमेल हमें नहीं चाहिए. तो फिर जब क्वेश्चन आने लगे कि फीमेल नहीं चाहिए, तो फिर हमने कई तरह की प्रैक्टिसेस देखी. जब फीमेल को एबडक्ट किया जाता था, उसको पकड़ा जाता था, जबरन शादी की जाती थी, बिकॉज सोसाइटी में चेंजेस है, वुमेन नहीं है. और जब वुमेन नहीं है तो यही सिचुएशन क्रिएट होगी, और अगर ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो इंसान जानवर बनता दिखा. और जब इंसान जानवर बनता दिखा तो पूछा जा रहा है ये कैसा मटेरियल वर्ल्ड बनाया हमने कि ऐसा हमें जानवर है. तो अब वर्ड क्या आ गया कि व्हाट काइंड इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज दिस मटेरियल वर्ल्ड. इस वर्ल्ड से मुक्ति चाहिए. बुद्ध और जैन को किस वर्ल्ड से मुक्ति चाहिए? इस मटेरियल वर्ल्ड से. वर्ल्ड से मुक्ति नहीं चाहिए. लुक, देयर इज अ वर्ड नेचर, देयर इज अ वर्ड यूनिवर्स. ये दो वर्ड नेचुरल है, बट देयर इज अ वर्ड वर्ल्ड. ये हमारा है, वर्ल्ड वर्ड हमने दिया. वर्ल्ड, ये वर्ल्ड तो उतना ही, हम वर्ल्ड किसको मानते हैं? 7 कॉन्टिनेंट और कुछ आइलैंड. जहां तक हमारी पेनिट्रेशन है ना, हमारा इतना ही वर्ल्ड है, इससे ऊपर तो हमारा वर्ल्ड नहीं है. जहां ओशियन में डीप लाइफ नहीं, जहां हवा में ऊपर जिंदगी नहीं, और जहां पर सॉइल में लाइफ नहीं, वो वहां वर्ल्ड भी नहीं है ना. बायोस्फीयर इज आवर वर्ल्ड ना, एटमॉस्फेयर इज अलग, ओशियनिक इज अलग, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर इज अलग. इसके उस कॉम्बिनेशन में जहां पे हम सर्वाइव कर सकते हैं, दैट इज आवर वर्ल्ड. तो हमने देखा कैसा वर्ल्ड हमने बना लिया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यार. बिकॉज वर्ल्ड का क्या है? संस्कृति.
ये कैसी संस्कृति का जन्म हो गया है? सिर्फ मटेरियल लाइफ है, मटेरियल रिक्वायरमेंट है, कोई भी पर्सन कंजम्पशन का पर्पस बन गया। किससे क्या काम ले सकते हो? काम मतलब काम शब्द, काम, लस्ट, डिजायर, कि इससे मैं क्या काम ले सकता हूं, इससे मैं क्या काम ले सकता हूं, इस वस्तु से मैं क्या काम ले सकता हूं। तो बस काम ही करो, काम करते रहो, कर्म कांड, और कर्म ही करते चले जाओगे तो लाइफ चलेगी। माने काम, डिजायर, काम टू सक्सेस, सेटिस्फाई द डिजायर टू वर्क, ये अगर थॉट चलता रहेगा तो किस लेवल पे जाके रुकना है, कहां पर प्रिंसिपल्स आएंगे, वैल्यू सिस्टम आके रोकेगा कि काम लेने की चीज नहीं है ह्यूमन। ह्यूमन के कुछ सेंटिमेंट्स हैं, कुछ इमोशंस हैं, आप उसे उतना उस तरह से काम नहीं ले सकते जैसे आप लोहे के औजार से ले रहे हो। और लोहे के औजार से कितना काम लेना है, एक्चुअली यू आर एक्सप्लॉइटिंग द अर्थ। अर्थ को कितना तुम एक्सप्लॉइट कर सकते हो कि अल्टीमेटली तुम्हारी संस्कृति ना डैमेज हो जाए। तो काम कितना लेना है किसी चीज से? आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उससे कितना काम लेना है? मतलब उसको फोड़ दो दूसरे वर्ल्ड, दूसरी कंट्री पे, तो मतलब खत्म कर दो। तो काम की लिमिट बताओ। कहते ठीक है, काम की लिमिट, ये सवाल आ गया कि डिजायर एक्चुअली में व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजायर, और फिर डिजायर से क्या छुटकारा नहीं हो सकता? अब इन्हीं सारे थॉट्स पे ये अगले 500 साल चलेंगे। 500 से 100 तक जाएंगे, फिर वहां से 500 AD तक जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं 1000 साल का भारत का इतिहास, जो इन सवालों से भरा पड़ा था, और इसके जवाब ही एक नए भारत को जन्म देंगे। ठीक है, जब हम इसको स्टॉप करो, लेकिन हम कहानी को अपने तरीके से शुरू करते हैं। स्तूप तो फिर ही समझ आएंगे अगर आपको पहले बुद्ध समझ आ जाए। देखिए, जैनिज्म के बारे में बात करते हैं और कुछ चीजें आपको समझाते हैं। ठीक है, जब भी हम बात महावीर जैन की करते हैं, इनका पीरियड एग्जैक्ट ऐसा कहते हैं कि 599 में इनका बर्थ होता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और बिहार के जन्मे हैं ये, आपको सबको पता है। क्षत्रिय क्लैन में जन्मे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म भी संघ गण में हुआ था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में हुआ था। और एट द एंड इनकी डेथ जो हुई वो पावा में हुई। पावा, पावा, ठीक है। तो आपको पता है बुद्ध की डेथ कहाँ हुई थी? कुशीनगर, कुशीनारा, इनकी पावा में हुई है, पावापुरी। ठीक है, ये बात याद रखना। तो महावीर जैन का एक नाम बताता हूं, उस नाम से सारी कहानी शुरू करते हैं। महावीर जैन को इस नाम से भी जाना जाता है, अरिहंत। अरिहंत क्या है इस नेम का मीनिंग? जब आप इसके मीनिंग को समझ जाएंगे, आपको सारा जैनिज्म समझ आ जाएगा। महावीर जैन के मैं आपको 8-9 नेम कराऊंगा जिस दिन जैनिज्म करेंगे। अभी के लिए अरिहंत नाम ही बहुत जरूरी है। तो अरिहंत का मतलब क्या है? अरि मतलब एनिमी होता है, और हंत मने हंता, मतलब जो डिस्ट्रॉय करता है। वो जो एनिमी को डिस्ट्रॉय करता है वो अरिहंत है, अरिहंता। तो अरिहंत कंपनी में वो बैठे रहते हैं, महावीर जैन उनकी किताबों में। अब ये जो डिस्ट्रॉय कर रहा है एनिमी को, अब आपके मन में आएगा कि एनिमी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो एनिमी मतलब ऑलवेज आउटसाइडर ही हम परसीव करते हैं। ये हमारा नेगेटिव एस्पेक्ट है। एक सिंगल एनिमी नहीं है आउटसाइडर में, आपको आज भी मैं प्रूव कर सकता हूं। आप अपनी लाइफ मुझे बता दीजिए एंड प्रूव एनी सिंगल एनिमी ऑफ योर, एनी सिंगल एनिमी, कोई ऐसा एनिमी नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, ये कौन है एनिमी यहाँ पे और किसको डिस्ट्रॉय करना है? सुनिए, आपको पता है ऋग्वैदिक पीरियड से ही शुरू होके 1500 BC से 500 BC तक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है डिजायर। डिजायर एक्टिवेट करेगी किसको? वर्ल्ड को। और वर्ल्ड मतलब क्या है? मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ आई ना मेरी राइटिंग ओरिजिनल? मटेरियल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपने बनाई है अपनी संस्कृति, और ये आपकी संस्कृति है, ट्रेडिशनल कल्चर आपका, ट्रेडिशन या फिर कल्चर जिसे आप प्रमोट करते हैं। अब होता क्या है, आपको डिजायर है, डिजायर से वर्ल्ड चलेगा, वर्ल्ड माने मटेरियल लाइफ। तो यहां से एक चीज निकल के आती है, डिजायर। डिजायर कैसे रखी जा सकती है कॉन्टिन्यूसली? द सोर्स ऑफ डिजायर इज पैशन। पैशन इज इंपॉर्टेंट, पैशन इज इंपॉर्टेंट।
अब जब आपके पास पैशन है तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि साइमल्टेनियसली किसी दूसरे के पास भी पैशन है, यू आर हैविंग पैशन, अदर पीपल आल्सो हैविंग पैशन। तो पैशन वर्सेस पैशन क्या होता है? जब पैशन वर्सेस पैशन होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या निकलता है? हेटर्ड, हेट। पैशन से पैशन टकराता तो हेट होती। दो सिंगर टकरवा लो, दो फाइटर टकरा लो, मेरे कहने पे कुछ भी टकरवा लेना, बच्चा यही जन्मेगा, हेट, हेटर्ड। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है बड़ा डेडलीस्ट उस समय के वर्ल्ड में, पैशन प्लस हेटर्ड। ये दो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों ने क्या कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ प्रोसेस जकड़ रखे। सपोज कीजिए ये आप हैं, पता नहीं कौन है, जो भी है, ये आप हैं, दिस इज यू, एनी शेप, कुछ भी हो सकते हैं, और आपको पूरी तरह से इंडिपेंडेंट माना है किसने? जैन ने। मतलब आप मैटर की फॉर्म में हैं, दैट इज योर बॉडी, दैट इज मैटर। और इसके अंदर सपोज कीजिए ये जो है ये आपकी सोल है, दैट इज योर सोल, और दैट इज कॉन्शियसनेस, that is your conscious mind. So your body, your matter and your soul, your consciousness. अब वो ये कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये जो बॉडी है इसको पेरिश होना ही है, बॉडी को ऑलवेज पेरिश होना है, ये नहीं टिक सकती है किसी भी परमानेंट स्टेट में। पहली बात क्लियर। और दूसरी बात, एनर्जी का कितना बड़ा कंसेप्ट दिया अगर आप सोचें तो। सोल वो ये कह रहे हैं कि बस सोल फॉर्म्स चेंज कर रही है, कुछ भी यूनिक नहीं है। सोल एक फॉर्म को छोड़ रही है, ये फॉर्म छोड़ दी, फॉर्म ए, तो बस इतना ही चेंज आ रहा है सोल में। पहली फॉर्म को डिस्कार्ड करके न्यू फॉर्म में आ रही है, और ये न्यू फॉर्म क्या है? एनी स्टोन। दिस वर्ल्ड इज एनिमेटेड वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड को एनिमेटेड वर्ल्ड बोला है, इसमें लाइवली वर्ल्ड कैसे आएगा? सोल एंटर करेगी, और हर एनिमेटेड कैरेक्टर लाइव हो जाता है जब उसमें सोल एंटर हो जाती है, और सोल हर चीज में जाती है और फिर वहां से आती है, बस इतना ही फर्क है। तो सोल इज अ काइंड ऑफ परमानेंट एस्पेक्ट, ये चलती ही जा रही है। आई बात समझ में? लेकिन इस बॉडी से इस बॉडी तक आई है सोल, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, दूसरी बॉडी से थर्ड बॉडी, थर्ड से फोर्थ बॉडी, फोर्थ से फिफ्थ बॉडी, फिफ्थ से सिक्स्थ बॉडी, सिक्स्थ से सेवंथ बॉडी। ये क्यों आ रही है बार बार नई नई बॉडीज में? क्योंकि इस सोल को हाई लेवल पे इंटेंगल करा हुआ है, पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है किसी ने, और वो दो एलिमेंट्स कौन है? पैशन एंड हेटर्ड ने। पैशन एंड हेटर्ड ने ये इसको जकड़े हुए हैं, इसे इस साइकिल से बाहर नहीं होने देते, इस साइकिल से आउट नहीं होने देते। और जब तक ये इन फॉर्म्स में रहेगी, ही विल और शी विल सफर, सोल विल सफर, उसको सफर होता ही रहेगा, क्योंकि इनके साथ कोई ना कोई पैशन जुड़ा है, और हर पैशन के साथ सफरिंग जुड़ी है, क्योंकि पैशन खुद को मैनिफेस्ट करता है अलग अलग फॉर्म्स में। पैशन किस फॉर्म में मैनिफेस्ट करेगा खुद को? पैशन खुद को एंगर में मैनिफेस्ट करता है, पैशन खुद को मर्सीलेस एटीट्यूड में मैनिफेस्ट करता है, पैशन खुद को एरोगेंस में मैनिफेस्ट करता है। पैशन खुद को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट कर रहा है, और वही फॉर्म्स आपकी सफरिंग का रीजन है। जब तक अंदर पैशन है और हेटेड है, आपकी सोल एंटेंगल्ड है, जकड़ी हुई है, और वो इन चक्रों में आती ही रहेगी ऑलवेज। तो आपके अंदर ये जो दो एनिमीज हैं, पैशन एंड एंगर के, इन दो एनिमीज को एंड करना है। जो इन एनिमीज को एंड करता है, इन अरी को हंत करता है, वह अरी हंत होता है, और फिर वो इस साइकिल से मुक्त होके बाहर खड़ा होके इस साइकिल को देखता है, इस चक्र से बाहर है, उसकी क्या हो गया? मुक्ति। मुक्ति माने द मोक्ष।
और उसको क्या मिल गई है? जीत, द कॉन्केस्ट। वो कॉन्केस्ट और विक्ट्री उसे किस पे मिली है? द पैशन एंड द हेट्रेड, द एंगर, द मर्सीलेस एटीट्यूड, द एरोगेंस, द ईगो, द एटीट्यूड, इन सब पर जिसे जीत मिली है वो सिर्फ और सिर्फ फिर किस चीज से फिल्ड है? अब वो फॉर्म मैटर नहीं, अब वो एनर्जी मैटर नहीं बन रही। एनर्जी क्या बनती है? मैटर। अब वो क्या है? ऑल परवेसिव एनर्जी without the matter. So all powerful जिन्न, the complete powerful energy, जिसको कोई बांध नहीं सकता, कोई entangle नहीं करता. Like the free wind, like the free air can go anywhere. जहां भी डिजायर है वहां जाएगी, जिधर मन करता है वहां जाएगी. Not like the bird जो restricted है by the cage, by the areas, by the air. It's like air. So free will और free soul is a kind of air. उसे मैटर की नीड नहीं है खुद को मैनिफेस्ट करने के लिए, और वो फिर क्या है? ऑल परवेसिव एनर्जी, द सुप्रीम एनर्जी, दैट इज जिन. एंड जिन से वर्ड आता है द जैन, द ऑल वेनक्विशर, द ऑल विक्टोरियस, द ऑल कॉन्क्वेस्ट. क्लियर? ये सारा प्रोसेस समझ में आया? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको समझाया. ये कोर है जैनिज्म का. अब यहां से जैनिज्म शुरू हो जाएगा. ये कोर आपको क्लियर होना चाहिए था. इतना भी बता दिया है ना, तो आप एमसीक्यू को 2 बार रीड कर लोगे, आपका आंसर बन जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा. अब रास्ता बताना है जिन्न बनने का, है ना? ये तो बताया, इसको कर लो. कि इसको अचीव करना है, अगर आपको जीतना है, इसको अपनी पैशन को और हेटर्ड को कॉन्क्वेस्ट करना है, तो इसका एक ही मात्र तरीका है, और वो एक ओनली वे है asceticism. Asceticism. Ascet is attitude. The complete celibacy. Celibacy. Complete celibacy आपको करनी होगी. Strong ब्रह्मचार्य. कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जरूरत भर आहार लेना दिन में 1 बार. और इससे होगा क्या? जब आप इतना ascetic लाइफ बिताएंगे, जब आप इतना पेनेंस लेंगे, तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि इससे हाई लेवल पे मर जाएगी एक चीज, और वो है आपकी डिजायर. जब डिजायर ही मर गई है तो पैशन ही नहीं रहेगा, और जब पैशन ही नहीं है तो किसी से कोई हेटेड नहीं है, और जब कोई हेटेड ही नहीं है, लाइफ इज सो इजी. यू आर ऑल पावरफुल, नोबडी कैन हार्म यू. आपके पास कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा. आपके पास किसी का जन्म हो जाएगा, you are rock steady, you are in the mudra, nobody can harm your mudra. आपके बॉडी आपको दिख रहा है that he is coming with all the sparrows and spears, वो आपको मार देगा. You are in the static mudra because no desire of life, because you are surrounded by this material world and you want to escape it. आप तो उल्टा मुक्ति चाह रहे हो, तो आप उसको स्माइल करके देखेंगे, come and hit me, और आपके इस एटीट्यूड को देख के वो यहां आके रुक जाएगा. नो फियर. Then now what is the purpose to kill him? हम किसी को मारते क्यों हैं? डराना देखना चाहते हैं, डर देखना चाहते हैं, और तो कोई पर्पस ही नहीं. तो इसे कोई क्यों मारेगा? तो उसे कोई मारता भी नहीं. ऑल पावरफुल है, आप उसे नहीं डरा सकते. जैसे नहीं डरा सकते हैं, और उसी को किसी चीज की डिजायर नहीं होती. डिजायर खत्म है तो डर खत्म है, और जिसको डर खत्म है वही लोगों का डर खत्म करता है. इसलिए फिर ये क्या बन जाएंगे? स्पिरिचुअल लीडर्स. अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे? स्पिरिचुअल लीडर्स. इसलिए ये लीड करेंगे. फिर हर घबराया हुआ व्यक्ति जो अभी भी उस संसार में है, एक लाइफ से दूसरी लाइफ, द ट्रांस माइग्रेशन को क्या कहा गया है? संसारा. जो अभी भी उसी पोजीशन में चली जा रहा है, वो रोज इनके घुटनों पे आके बैठेंगे कि हमें भी थोड़ा अपना दो. क्या है आपके पास? डरते क्यों नहीं आप? आपको क्यों नहीं प्रॉब्लम होती कोई? आप कैसे सरवाइव करते हैं ऐसे? आपकी नीड्स नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं, आपके डिजायर्स नहीं, तो फिर आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाते हैं, आप और पावरफुल होते जाते हैं, और बाकी लोग आपसे कटते चले जाते हैं, बिकॉज दे आर फुल ऑफ डिजायर्स. आई बात समझ में? दे आर फुल ऑफ डिजायर्स. उनकी डिजायर्स का एंड नहीं होगा. तो ये है जैनिज्म का कंसेप्ट. इसमें हाई लेवल asceticism है, इसमें हाई लेवल पेनेंस है और सेलिबेसी है. और ये कहते हैं कि जब तक आप मोनेस्टिक लाइफ लीड नहीं करते, जब तक मोनेस्टिक लाइफ लीड नहीं करते, तब तक आपको नहीं मिल पाएगा क्या? निर्वाण. तब तक आपको नहीं मिलेगा निर्वाण. निर्वाणा, जिसको प्राकृत भाषा में निर्वाण कहा गया है. निब्बाण, निब्बाणा.
ठीक है, तो ये आपको नहीं मिल सकता, ऐसा जैन कहते हैं। और जैन क्या करते हैं, आपको 5 व्रत लेने होते हैं। अगर आपको मॉन्क बनना है आपको 5 व्रत लेने पड़ेंगे, 5 अनुव्रता। अणुव्रत, अनुव्रत क्या है, सिंपल एस्पेक्ट्स हैं अगर आप ध्यान से समझे तो। सबसे पहला एस्पेक्ट, आपको किसी को भी किल नहीं करना, अहिंसा। वो अहिंसा क्या है, अहिंसा, अहिंसा है हिंसा का खात्मा। जो हिंसा को मारता है वो अहिंसा है। हिंसा क्या है, पैशन, पैशन से क्या जन्म हुआ, हेट्रेड, हेट्रेड से क्या जन्म हुआ, एंगर, और एंगर से क्या किया आपने, किसी को किल। तो जो हिंसा को मारता है वो क्या है, अहिंसा। जो अपने पैशन को मारता है वो क्या है, नॉन वायलेंस। क्योंकि अल्टीमेट एस्पेक्ट इज एवरी डे आप किसी के एग्जिस्टेंस को खत्म कर रहे हो, आपने किसी की बॉडी को खत्म किया, आपने किसी की सोल को खत्म किया। व्हेन यू आर नॉट गिविंग रिस्पेक्ट टू द वुमेन, यू आर एवरी डे यू आर किलिंग द सोल, द माइंड, द कॉन्शियसनेस। जब उसकी पूरी की पूरी 5-6 फुट की बॉडी है और आप उसकी एग्जिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहे, तो फिर आपने किस चीज को डिनाई कर दिया, उसके माइंड को, उसकी कॉन्शियसनेस को, कि वो कोई इनपुट दे ही नहीं सकती। तो दैट इज अहिंसा, दैट इज हिंसा। हिंसा वैसा, ये आपका पैशन, आपका पैशन क्या था, स्ट्रॉन्ग मैन एटीट्यूड। ये जो स्ट्रॉन्ग मैन एटीट्यूड आपके अंदर है आपके पैशन की वजह से है, कि यू आर द ब्रेड अर्नर एंड आप ही लाइफ को फैसिलिटेट करा रहे हैं। और उससे आपका वुमेन के प्रति क्या जन्मा, डेरोगेटरी बिहेवियर। और इससे वुमेन का क्या पतन हुआ, वुमेन में किस चीज की मृत्यु हुई, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और वो कहां से आता है, कॉन्शियस माइंड से। आपने कॉन्शियसनेस को मार दिया, सोल मार दी, आत्मा मार दी। तभी तो आपने पुरानी फिल्मों या नाटकों में देखा होगा, औरतें कहती होंगी हम तो एक मृत शरीर हैं, बस हम तो एक मरे हुए शरीर हैं, हमारा क्या है। ये घरों में भी सुनने को मिलता है, कई औरतें आज भी लड़के अपने हस्बैंड को कह रही थी ये तो मरी हुई लाश ही एक तरह की, जिंदा लाश ही है, ऐसा सुनने को दिखता होगा। तो इसको जैन क्या कह रहे हैं, हिंसा। इसको खत्म करो, अहिंसा। ठीक है, तो ये अहिंसा माने नॉन वायलेंस। उनका कहना है कि हर चीज में जान है, स्टोन में, रिवर में, एवरीथिंग। आप किसी को किल नहीं कर सकते। तो तब से लेके आज दिन तक जैनीय मोस्टली इस तरह के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। मुंह पे मास्क रहेगा ताकि माइक्रोब्स अंदर ना चले जाएं। और सबसे यूनिक बात, ये काफी टिपिकली वेजिटेरियन होंगे। फिर खेतों में या ऐसी जगहों में चलते नहीं कभी, आप इन्हें ले जाना कभी, ये बाहर ही रुक जाएंगे पक्की सड़क पे, कि अंदर नहीं जाना, इनको लगता है जीव जंतु मर जाएंगे। फिर ये मोस्टली बैंकिंग में होंगे या फाइनेंस में होंगे, इस तरह के बिजनेस में जहाँ पे इन्हें लगता है लिटरली डेथ नहीं होती किसी की, इस तरह की चीजें। तो ये ऐसे व्यापार में आपको नजर आएंगे, और किसी एक्टिविटी में ये नजर नहीं आएंगे। आई बात समझ में। इसलिए ये हैं भी थोड़े, लेकिन हैं भी बहुत रिच। तो आपको मैं इतना ही बता दूं कि ये नहीं कि अब ऐसी एक्टिविटी नहीं करते तो पैसा नहीं, जैन अल्ट्रा रिच भी होते हैं, पैसा इनके पास काफी होता है। बट मुद्दे की बात है, अभी उनको मुझसे भी लेक्चर लेना बाकी है, अहिंसा का एक्चुअल मीनिंग में समझाना बाकी है। अहिंसा, जब बैंकिंग में और फाइनेंस में आप इतना बड़ा बड़ा ब्याज ठोक रहे हो, ऐसे में भी बहुत हो रही है हिंसा, उसे भी रोकना जरूरी है। तो ये भी है अहिंसा। तो मुद्दे की बात है, अब जैन तो बन नहीं सकते महावीर, क्योंकि वो तो कंप्लीट, वो तो उनसे तो कोई आगे पूछता था, कोई साइड ट्रैक बनना आप वाला ही है, पर वो साइड तो एक ही बात कहते थे, एसेटिज्म, सेलिबेसी। इसलिए लोग किधर को दौड़े, फिर बुद्ध की तरफ, कहते ये थोड़ा मॉडरेट है, ये सही है। क्योंकि दोनों क्या थे, कंटेम्प्रेरी। इनकी तरफ जाते थे तो ये तो दिगंबर थे, जैन ऑलवेज दिगंबर। महावीर जैन का क्या नियम है, दिगंबर, विदाउट ड्रेस। उनकी फोटो भी कोई देख लेना, ऑलवेज विदाउट ड्रेस। और बॉडी टाइप देखना, हमें वी शेप्ड, एकदम यौगिक, बहुत स्ट्रेंथ थी, बहुत स्ट्रांग थे, वॉरियर थे। तो ऑलवेज इसी चीज को वो प्रमोट करते हैं। तो जैनियों में आपको ये सिस्टम भी दिखेंगे, दिगंबरा और श्वेतांबरा। दिगंबर जो रहते हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद में एक चेंज कर लिया है, वो टेम्पल पैलेस, टेम्पल एरिया से बाहर नहीं जाते अब, दिगंबरा। और बहुत से दिगंबर हैं वो इस रीजन में टोकरी बांधे रहते हैं, टोकरा होता है, टोकरा सा आप देखेंगे वीडियोस में, दिगंबर मुनि जा रहे हैं साथ में जनता, तो उन्होंने टोकरा यहाँ पे बांधा हुआ है, अदरवाइज नेकेड है। जो श्वेतांबर है श्वेत क्लॉथ, व्हाइट क्लॉथ लेते हैं, और ये घूमते हैं बाहर, ये दूर दूर जाते हैं। तो ये फर्क है, दिगंबर सिर्फ अंदर दिखते हैं। दिगंबर मुनियों के सत्संग होते हैं, बहुत लोग सुनने जाते हैं,
और जो दिगंबर मुनियों में वुमेन अलाउड नहीं है और श्वेतांबर में वुमेन अलाउड है, ये याद रखना। दिगंबर संप्रदाय में वुमेन अलाउड नहीं है, श्वेतांबर में वुमेन अलाउड है, ये आप याद रखना। ओके, तो आप ऐसे नेकेड वुमेन नहीं देखेंगे मुनि की फॉर्म में, ये आपको नहीं नजर आएगा। ओके, चले। श्वेतांबर में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, बस थोड़ा तन ढकने को ही व्हाइट क्लॉथ रहता है। तो पहला अहिंसा इन्होंने कहा। दूसरा, इनका कहना क्या मतलब था, अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, इसको सयादवाद कहा गया है। सयादवाद, सयादवाद क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द व्यूज। जैन कहते हैं, महावीर जैन कहते हैं कोई एक चीज सत्य नहीं हो सकती, देर आर सो मैनी व्यूज। जैसे इसके लिए वो एक स्टोरी सुनाते हैं, वो एक सिचुएशन देते हैं। 8 लोग हैं और 8 के 8 अंधे हैं और उन्होंने एक हाथी देखा। ठीक है, अब हाथी तो देख नहीं सकते ना, अब आके डिस्क्रिप्शन सुना रहे हैं 8। जब तक पूरे 8 को नहीं सुनो तो पता नहीं लगता कि वो जानवर हाथी था। सबको सुनने के बाद ही क्लियर हुआ, हाँ हाथी था फिर तो ये। किसी ने उसकी आवाज बताई, किसी ने कहा मैंने ना उसकी सूंड ऐसे छुआ तो सूंड जैसा था, कुछ कहता उसके इतने बड़े बड़े पैर थे और इतने थे उसके नाखून, कुछ कहता उसकी पूंछ बड़ी लंबी थी उस जानवर की, किसी ने बताया उसका आकार बहुत था, कान बहुत थे। जब 8 को सुन लिया कहते ओ तो ये तो हाथी था, कहते हाँ हाथी था। तो जैन कह रहे हैं कि जब तक सबको नहीं सुनोगे तुम कैसे कंक्लूड कर सकते कि तुम अकेले सही हो। तुम्हारा कोई भी थॉट है ना, इसे रगड़ के सामने रख दो लोगों के और फिर आने दो उनके भी थॉट, हाई लेवल डिबेट चलने दो, डिस्कशन चलने दो। जब हाई लेवल डिबेट डिस्कशन चलेगी, जो फाइनली रिस्क के निकलेगा वो होगा एक्चुअल थॉट, और उसे भी डाल देना चैलेंज के लिए, आने देना दूसरे थॉट भी। इसको कहते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यू, सयादवाद। तो ये इसमें बिलीव करते थे। अनेकांतवाद, कि कितने ही सारे कंसेप्ट हो सकते हैं लाइफ के, कितने ही सारे रियलिटीज हो सकती हैं लाइफ की, और ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज में बिलीव करते थे। आई बात समझ में। फिर चोरी नहीं करना और झूठ नहीं बोलना, ये इंपॉर्टेंट है। जैनियों में ये व्रत भी लेना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करेंगे, कोई प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करेंगे। अब देख लो जाके प्रॉपर्टी पोजेस होती कि नहीं। इसको अपरिग्रह कहा गया है, अपरिग्रह, नो प्रॉपर्टी। और सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, ये 5 चीजों का पालन करना है तो फिर आप लाइफ में बने रहेंगे बुद्ध जैनिज्म में। तो ये चीजें जैनिज्म प्रमोट करता रहा। अब अगर हम जैनिज्म की इन कंसेप्ट्स को और इन चीजों को ऑब्जर्व करें तो कुछ चीजें क्लियर होती हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर हम क्लियर करें तो जैनिज्म का एरिया देखें। जैनिज्म भारत के ईस्टर्न एंड से ओरिजिन होता है और ये वो पीरियड है जिस समय में यहाँ पर ब्राह्मणिकल सिस्टम काफी स्ट्रांग था। तो जैन और बुद्ध दोनों कभी आइसोलेशन में नहीं आए, कभी भी मतलब आइसोलेटेड वे में डेवलप नहीं हुए। बुद्ध, जैन और उस समय के ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और वैदिक परंपरा, ये आपसी डिबेट से निकली चीजें हैं। तीनों के बीच में इंटरप्ले हुआ है और तीनों में जो आपस डिस्कशन में कन्फ्रंटेशंस के बाद जो एक्सेप्टेबल कंसेप्ट्स निकले हैं वही आज आपके सामने नजर आते हैं। बुद्ध के कंसेप्ट, जैन के कंसेप्ट और वैदिक कंसेप्ट। तो हाई लेवल डिबेट्स डिस्कशंस का दौर है ये। इसे शास्त्रार्थों का पीरियड कहते थे। जब भी किसी पर्सन को कोई नॉलेज होती थी या एनलाइटनमेंट होती थी, उसका मेन पर्पस रहता था कि वो जगह जगह जाता है और अपने वर्ल्ड को समझने के नजरिए को लोगों के सामने रखता है। फिर उस पर हाई लेवल डिबेट चलती है। इसके लिए जगहें चुनी जाती थी और खास तरह के प्लेसेस थे। उन प्लेसेस में जैसे चूंच निकला हुआ कोई कमरा बना हुआ है, वहां पे बैठ करके डिस्कशंस होती हैं। कुछ खास जगहें थी जो केव्स वगैरह होती थी। इन डिबेट डिस्कशंस के बाद जैसे ही कोई आपकी बातों को एक्सेप्ट कर ले रहा है तो जितने उसके फॉलोअर हैं वो उस दिन से आपके फॉलोअर बन जाएंगे और इस तरह से फॉलोअर्स बढ़ते चले गए। इसी तरह से बुद्ध स्ट्रांग हुए और जैन स्ट्रांग हुए। तो बुद्ध और जैन के स्ट्रांग होने का एक रीजन है उस समय पे फैली हुई ब्राह्मणिकल सिस्टम्स को कन्फ्रंट करना और उन्हें डिबेट्स और डिस्कशंस के थ्रू बीट करना। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने दम पर आए हैं, ऐसे नहीं आ गए। फैन फॉलोइंग जोड़ी है, मेहनत का नतीजा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इनकी खासियतें क्या थी वो जब बुद्ध समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, ये क्लियर कट वायलेंस को डिनाई कर रहे हैं और नॉन वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं।
नॉन वायलेंस का कंसेप्ट बहुत वाइड, जो मैंने आपको अभी अहिंसा बताया, दोनों में ये कॉमन था, बुद्ध में भी कॉमन था, जैन में भी कॉमन था, दोनों ने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया। इससे सीधा सीधा बेनिफिट हो जा रहा था उन ट्रेडर एंड कमर्शियल क्लासेस का जो बैटल्स के अनसर्टेनिटीज की वजह से अपने बिजनेस को सफर करते थे, जो बड़े पैमाने पर थेफ्ट, डकैती और लूट की वजह से अपना नुकसान करते थे। तो जब आप बैटल्स नहीं होंगी, फाइट नहीं होंगी, तो बिजनेस प्रमोट होगा, स्टेबिलिटी आएगी। ये पहली बात थी। सेकेंड एस्पेक्ट, इससे सीधा सीधा फायदा हो रहा था एग्रीकल्चर कम्युनिटी को, क्योंकि यज्ञ विधि में बड़े पैमाने पर पशुओं की जो बलि हो रही थी, वो पशु जरूरी पड़ते थे खेती में, और खेती बाड़ी का भी विकास होगा अगर पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। तो धीरे धीरे ये सिस्टम एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में, ट्रेडर एंड कमर्शियल कम्युनिटी में फैलता चला गया, और शुरुआत के समय में इक्वली बुद्ध को और जैन को इन एरिया से फॉलोअर मिले, और ये दोनों अपना काम करते रहे। ऐसे में अब कुछ चीजें हैं, उनको समझते हैं। अब बुद्ध का जन्म थोड़ा बाद में होगा जैन के, बट बोथ आर कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी रहेगा, थोड़ा बड़े छोटे तो क्या हो गया। अब बुद्ध की लाइफ को समझिए, फिर समझ आएगा कि बुद्ध कैसे आते हैं, मॉडरेटर है। बुद्ध को कहते हैं मॉडरेटर, इज अ काइंड ऑफ मॉडरेटर। तो ऐसा नहीं लगता जैसे हिस्ट्री खुद को खुद कार्व आउट करती है, जैसे उसे जब चीज की जरूरत है उसको उतारती है। कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे डिवाइन चीजें काम करती है ना, और एक डिविनिटी तो एग्जिस्ट करती है, बिना डिविनिटी के ये नहीं हो सकता। अब आपको आंसर मिल जाएगा कि जब इतना स्ट्रॉन्ग असेटिज्म है, जब सोसाइटी में इतना असेटिक एटीट्यूड प्रमोट हो गया है, तो फिर हर तरफ अगर आप यही सब देख रहे हैं, तो अल्टीमेटली कुछ चीजें ऑब्जर्व होंगी। उसको ऑब्जर्व कराने के लिए मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के सुनाता हूं। एक रानी है, वो अपने राजा को समझा रही है कि क्या करना है, उसे जैन बनना है और जैनिज्म की तरफ जाना है। तो उसके लिए वो एक कहानी सुना रही है, और कहानी उसको एक पोयम गा के सुना रही है। उस पोयम को आप सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि